अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को 1 साल अब मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता साल 4 मार्च को ही उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया था और जब वो इस मनसब पर आए तो उनकी तरफ से बताया ये गया कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था पाकिस्तान। और ये भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक इंतखाबी स्लोगन के तौर पर इस नारे का इस्तेमाल किया कि हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं। और साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफत थी उसका भी एक चैलेंज उनको दरपेश था, चूँकि 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर जो PTI का नैरेटिव था वो यही था कि इलेक्शन उनसे छीना गया है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और ये मैंडेट इसको भी हम तस्लीम नहीं करते। तो जो चैलेंज अपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को पोज करना था, कहा यही जाता है कि वो नहीं कर पाई। उसकी वजह यह है कि जितने भी एहतजाज PTI ने इस 1 साल में किए वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाए। इसके साथ साथ कानून साजी का जो महाज है उस पर भी हुकूमत ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को मुकम्मल कर लिया। 26वीं आइनी तरमीम जिस पर PTI ने खासा एहतजाज किया और JUI फेस से बातचीत का सिलसिला शुरू किया, जिस पे बहुत से उनके कारकुनान भी ताज्जुब का शिकार हुए कि जो नाक़िदीन में से शामिल थे PTI वाले, अब वो उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो तरमीम पास की गई और अदलिया के अंदर जो चेंजेस आए वो तहरीक इंसाफ को अब भी कबूल नहीं है। लेकिन जो मईशत का मैदान था इस पर हुकूमत की तरफ से क्लेम किया गया और आज भी क्लेम किया जा रहा है कि 9 साल बाद महंगाई की सतह इतनी नीचे आई है और इन्फ्लेशन को हम सिंगल डिजिट में लेके आए हैं और ना सिर्फ हमने सर्वाइव किया है लेकिन बेहतरी की तरफ गामजन भी हो गए हैं। ये भी कहा गया इसाक डार साहब की तरफ से कि अगर इसी तरह हम डेवलप करते रहे अपनी मईशत को तो 2030 में G20 का हिस्सा बन जाएंगे। इस 1 साल का अगर रिव्यू किया जाए तो इसमें जहां लेजिस्लेटिव चैलेंजेस थे, जहां तहरीक इंसाफ की मुखालिफत का चैलेंज था, वो तो हुकूमत ने मैनेज कर लिया। लेकिन साथ साथ जो बहुत से दावे, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही थी, रिफॉर्म्स करने की बात की गई, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने की बात की गई, वो हुकूमत अचीव नहीं कर पाई। आगे बढ़ के जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है इसका फ्यूचर क्या होगा और क्या ये जो अपोजिशन अलायंस बन रही है ये कोई सीरियस थ्रेट दे पाएगी इस हुकूमत को या नहीं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा, और बैरिस्टर साद रसूल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो जो क्लेम किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जिस तरह से रिसेंटली अभी इंकशाफ किया गया है आपकी पार्टी की तरफ से कि रोज़ा रखने के लिए भी जो खाने पीने की अशिया दरकार होती हैं वो नहीं दी जा रही खान साहब को। इससे 3 रोज़ पहले आपकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और साथ साथ बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इस सब को हुकूमत डिनाई करती है। अज़मा बुखारी साहिबा ने जवाब ये दिया कि जो 12 बजे सोकर उठते हैं रोज़ा रखना क्यों है उन्होंने। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि ये एक दिन नहीं गुजार सकेगा जेल में। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ये नशा करता है और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबको पता चल जाएगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ये डील फौरन कर लेगा और ये तो बस ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है। आज उस एक शख्स ने जेल में बैठ के इन सब लोगों को नाको नाक चन्ने चबवा दिए हैं। ये लोग कोशिश करें कि किसी तरीके से उस आदमी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि इनका वास्ता किस बंदे से पड़ा। ये लोग आज तक सारे के सारे आदी थे, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी वगैरह वगैरह वगैरह, कि जो कि जुए जेल में जाते थे किसी का दिमाग खराब हो जाता था, किसी के प्लेटलेट गिर जाते थे, किसी की कमर खराब हो जाती, एंड सो फोर्थ। इनको कैसे ये बर्दाश्त होगा कि वो शख्स जो जेल में है वो इन लोगों से ज्यादा हशाश बशाश है। वो जेल में जाके ये नहीं कह रहा कि ये मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों ये किया वो किया। वो वहां पे जाके अपने आप को फिट रखा हुआ है और वहां पे जाके वो कुरान का मुताला कर रहा है। वो वहां पे जाके अवाम को और पूरी दुनिया को और पाकिस्तानियों को वो बता रहे कि पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम है, उनका हल क्या होना चाहिए। वो स्टेट्समैन है जो कि अपने मुल्क के बारे में सोचता है, जेल में जाके वो इस किस्म की हरकतें नहीं करता। तो ये लोग तो झूठ हमेशा से बोलते थे, हमेशा बोलते आ रहे और हमेशा बोलते रहेंगे। तो रही बात यह कि अगर इन लोगों को ये कोई बहुत आसमान से उतरे हुए हैं कि ये लोग आज से डिसाइड करेंगे कि कौन कितने बजे उठ के रोजा रखता है, कौन नहीं रखता, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है।
नहीं, हुमायूं साहब गवर्नमेंट तो ये कह रही है, हुमायूं साहब वही लोग हैं। अच्छा, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि लाखों रुपए एक महीने में उनके खाने पीने पर लग जाते हैं हमारे, और उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है जो एग्जॉटिक किस्म की डिशेस उनको सर्व की जाती हैं, एंड देन सेइंग एट द सेम टाइम कि उनको सहरी करने के लिए भी खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों ओपिनियंस में। देखिए, मेरे लिहाज से मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मुझे जितना इल्म है, अब मे बी आई एम रॉन्ग, मैं उसको कैटेगोरिकली नहीं कह सकता, लेकिन जनरली ये होता है कि जब कोई शख्स, लेट्स से मैं एक ख़ास चीज़ मुझे ज़रूरत है और मैं वो करता हूँ, और अगर मुझे कोई अलाउ करता है कि मुझे ये मिल जाए तो वो मेरे अपने खर्चे पर होता है। अच्छा। इमरान खान दाल, सब्ज़ी, ये जो भी चीज़ होती है, गोश्त जो पका होता है, जो मटन या बीफ होता है, और रोटी होती है, वो वहाँ ही की खाते हैं, जेल की खाते हैं। जैसे बाकी कहती है वो वहीं खाते हैं। उनकी बहनों ने कहा है हमने कितनी दफ़ा वहाँ बैठ के हम हमेशा वही जो दाल या चीज़ होती है वही हम खा रहे होते हैं। ठीक। उसमें एक चीज़ है, इमरान खान की हमेशा से आदत थी, और ये हेल्थ के लिहाज से था कि ये ब्रॉयलर की कुकड़ी उनको नहीं पसंद। वो कहते हैं ये हेल्दी डाइट नहीं है, क्योंकि अच्छा। इसको जो फीड मिलता है वो सही फीड नहीं है, तो वो ब्रॉयलर की मुर्गी नहीं खाते। अगर देसी हो तो वो खा लेते हैं, ब्रॉयलर की नहीं खाते। सही नहीं, फिर तो एज पीएम भी उन्हें कुछ करना चाहिए था इसको बंद करने के लिए वैसे, ताकि अवाम भी ना खाएं। देखिए बात ये हो जाती है, उसमें उन्होंने तो कहा था कि भाई आप लोग ये लाइव स्टॉक रखो। चलें, पॉइंट आ तो गया। बताया था कि लाइव स्टॉक रखने का कितना फायदा होता है, लेकिन आगे अगर जाहिल लोग बैठे हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, सही। इख्तियार वली साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जो बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी तरफ से क्लेम की जा रही हैं कि नहीं मिल रही, वो अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत पर्सनल नेचर का कमेंट है जो उस्मा बुखारी साहिबा ने बात की कि रोज़ा आप रख कैसे सकते हैं? एक रिलीजियस मैटर है, उनकी प्राइवेट लाइफ है, तो गवर्नमेंट अगर इसको एज अ नैरेटिव इस्तेमाल करेगी, ये एथिकल तो नहीं लगता एटलीस्ट मुझे। देखिए, मैं बिल्कुल भी, मतलब आपकी ये बात जो है दुरुस्त है कि किसी की पर्सनल जिंदगी पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। हर बंदे का दीन धर्म होता है कि लोग या का नाबुदु या का नस्ताइन किया कहा करते थे, और इससे आगे वलद वालीन तक उसको पढ़ना नहीं आता। ये एक अलग हकीकत है और एक तल्ख हकीकत है। एक बंदे को खातिमुन नबीयीन बोलना नहीं आता और वो कहता है मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, ये भी एक हकीकत है। एक बंदा जो है तो वो कभी किसी ने उसको नमाज पढ़ते, किसी का नमाज जनाजा पढ़ते हुए नहीं देखा, और उनके दोस्तों में से किसी ने आज तक ये शहादत भी नहीं की कि उन्होंने सेहरी की है या रोजा अफ्तार किया है। किसी ने उसको ईद की नमाज भी पढ़ते नहीं देखा। अब जेल में जाकर उसको आप अगर हाजी बनाना चाहते हैं, आप हुज्जाज बिन यूसुफ बनाना चाहते हैं, या अलहाज बनाना चाहते हैं, या उसको मुफ्ती आजम बनाना चाहते हैं, तो वो तो आपके पास एक झूठा प्रोपिगेशन करने का एक बड़ा अच्छा आपके पास एक कारखाना है और बड़ी अच्छी मशीनरी है। बट दिस इज समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग प्रोपिगेशन। आपने पहले भी देखा होगा, आज से तकरीबन कोई 2 महीने पहले इन्होंने प्रोपेगेट किया था कि जी इमरान खान को जेल में जहर दे दिया गया है। याद होगा जी, बुशरा साहिबा के हवाले से भी कहा गया था कि उनको खाने में कुछ डाल दिया। हाँ ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाहर आए, सब उनके मुआयने हुए, सारे हट्टे कट्टे हैं, अभी भी बिल्कुल फिट हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, खाना भी मिल रहा है। अब तो मैं तो अभी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि मैं अपने तई जरा ये चेक करवा लूं कि मौसूफ रोजों में क्या रोजे रख नहीं रहे कि नहीं रहे। वैसे ही बाहर उनके जो कारकुन है वो वैसे ही प्रोपेगेट कर रहे हैं कि जी उनको अफ्तारी नहीं मिल रही, उनको सहरी नहीं मिल रही। वो कोई रोजा रखे तो उसको अफ्तारी सहरी मिलेगी। इख्तियार साहब, आपकी तनकीद PMLN की यही थी, तहरीक इंसाफ पे वो जो इस्लामिक टच देने वाला जो तनकीद करने का एक बयानिया था वो आपने बनाया उनके अगेंस्ट। अब आप खुद यही नहीं कर रहे अगर आप उनके रिलीजियस अफेयर्स को अपने आर्गुमेंट में, सियासी आर्गुमेंट में लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, देखिए मैं तो आपको ये कह रहा हूं, मैंने लिंक किया इस बात को कि ये झूठा बयानिया बनाते हैं। पहले जिस तरह इन्होंने कहा कि उनको जहर दिया गया है, अब ये कहते हैं कि जी अब उनको खाना नहीं दिया जा रहा, तो किस बात पे आप यकीन करेंगे? ये कहते हैं कि जी उनकी मुलाकात नहीं होती है। मैं चैलेंज करता हूं सेनेटर साहब को भी, और मैं सुनने वाले तमाम जितने भी लोग हैं उन सबको चैलेंज करता हूं कि आप अडियाला जेल में देख लें कि अगर बानी PTI जितनी मुलाकातें किसी और कैदी की हो, ठीक है, तो जो आप सजा सुनाते हैं। पॉइंट आ गया आपका। लेकिन ये प्रोपिगेशन है, ये गलत बात है। झूठ फैलाना, लोगों के जहनों में जहर भरना, ये इनका काम है, ये इनका नाम नफका है। मुजम्मिल शाह, मुझे एक जुमला कहने दीजिए
ये इनका नाम नफका है, ये इनका तिजारत है, इनका पेशा है। यहाँ से ये लोग डॉलर कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, रोटी कमाते हैं, झूठ बेच। ठीक है साद रसूल साहब, ये ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है अब, ये जो है वो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आपने दोनों ओपिनियन सुन ली। आपको लगता है देयर इज सर्टन मिस ट्रीटमेंट दैट इज़ हैपनिंग जो कि उनके साथ हो रहा है? और दूसरा, जो कल डॉक्टर्स की एक टीम भी पिम्स से गई और उनके जो कान थे उनका मुआयना किया, और बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो फील कर रहे हैं ऐसा दैट इज़ अनवेल, तो इसी फीलिंग द हीट फाइनली? बेशक ये पूरा साल या इससे ज़्यादा का अरसा उन्होंने गुजारा है जेल के अंदर, अपने नाक़िदीन को भी उन्होंने किसी हद तक गलत साबित किया, बट नाउ इज़ ही फीलिंग द हीट अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं कि ये जो इस्लाम के टिंच से बातें हो रही हैं, मैं बसद एहतराम, दोनों मेरे से सीनियर हैं, मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने इस्लाम और के नाम के ऊपर तफरीक पैदा करके माशरे के अंदर माजी में 20-25 साल में बड़े नुकसान उठाए हैं, और इसमें सिर्फ आम शहरियों ने या रियासत के उन इदारों ने जो जंग लड़ते रहे उन्होंने नहीं, बल्कि सियासतदानों ने इसमें बड़े नुकसान उठाए हैं, और हम बहुत सौ का नाम ले सकते हैं। तो मैं नहीं जानता कि, तो मेरी गुजारिश सबसे ये है कि इस तरह की बातें गैर मुनासिब हैं। हर शख्स का दीन उसके और उसके अल्लाह के दरमियान है। मैं नहीं जानता कि इमरान खान साहब को किसी और ने या उनकी पार्टी ने क्या करते देखा है। मेरी इमरान खान साहब से कोई ज्यादा कभी मुलाकात नहीं हुई, बहुत सी चीज़ों पे उनकी हम तनकीद भी करते रहे, लेकिन मैं आपसे पहले जो बात कर रहे थे, मैं उनके सामने गुजारिश करता चलूं और आपके सामने भी बताता चलूं कि मैंने इमरान खान साहब को नमाज पढ़ते खुद देखा जी। उनसे बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे कोई पहला बंदा तो देख लिया जी। तो मैं इसमें थोड़ी सी सर गुजारिश ये है कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप सीनियर सियासतदान हैं, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी गुजारिश इतनी सी है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जिस जगह साद रसूल, आप अपना एक मिनट बैरिस्टर साहब, आप अपना नहीं, साद रसूल साहब, आप अपनी बात करें। आप मुझे कोई चीज सिखाने की कोशिश बिल्कुल ना। चले मैं आता हूं, मैं आई हैव गिवन 35। आप अपनी बात करें, अपना मौकफ दें, अपना आप एनालिसिस दें, लेकिन आप किसी को टीवी पे बैठकर गलत या दुरुस्त साबित करने का आपके पास कोई, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी। पॉइंट टेकन जी साद साहब। यार आपके पास भी नहीं है, और हम आपको कैसे गलत साबित कर सकते हैं? अगर साद रसूल साहब, अपनी बात करें रसूल साहब, अगर ये आप इनको समझा आज से कोई 20 साल पहले देते तो ये कम से कम सही इंसान बन जाता जी। आप अपनी नहीं, क्या आप इंसान है? बसद एहतराम नहीं रहे आप, बसद एहतराम, इंसान और शैतान का फैसला आप करेंगे। चलें इख्तियार साहब, लेट मी कंप्लीट, मैं आता हूं आपके पास, यू विल हैव योर टाइम जी। सेनेटर साहब नहीं, सेनेटर साहब ने गलत बात की है, इनको वापस लेनी चाहिए जी। ये हमें इंसान नहीं समझते तो ये खुद क्या है? चलें जी साद साहब लेट्स मूव ऑन। जी, मैं तो जी बिल्कुल भी किसी को सिखाने के लायक नहीं हूं। मैं तो एक पीका के दौर में रहता हुआ अदना सा पाकिस्तान का शहरी हूं। आप सब सीखे सिखाए हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं सर, हमारी क्या मजाल। जहां तक सियासत का, जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूं कि पाकिस्तान एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे सियासी, एक ऐसे मुआशी, एक ऐसे सिक्योरिटी के लम्हे के अंदर मौजूद है इस वक्त कि हम यहां से मजीद सियासी गैर यकीनी का हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमने माजी में भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जो सियासी मुख्तलिफ लीडरान जेलों के अंदर रहे, हमने उनको इस बेसिस के ऊपर या रिलीज किया या रिलीफ दिया या दीगर इस तरह की चीजें की जिसमें नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं कि उनकी सेहत के मामलात दरमियान में आ चुके थे। इवन वो गवर्नमेंट्स जो उनसे डिसएग्री करती थी, जो उनकी तनकीद करती थी, हाँ, पाकिस्तान की सियासत इस तरह की रही है कि हम बड़े सियासी लीडरान की सेहत और जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते, जिस वजह से नवाज शरीफ साहब को भी माजी में रिलीफ दिया गया, दीगर सियासतदानों को भी दिया गया। गुजारिश इतनी सी है कि आप अपनी सियासत जरूर करें। जैसे कभी बताया गया, हम तो कुछ सिखा नहीं सकते, हमारे में तो ना दानिश है ना अक्ल है, लेकिन जो जिनमें है वो कम से कम तारीख पाकिस्तान की देख के इतना जरूर समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी जो बड़े लीडरान हैं उनमें से किसी की सेहत को, जिंदगी को कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का मुआशरा एक इस तरह का है कि बड़ी जल्दी लोगों के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर देता है। ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं साहब, इसको अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड 1 साल हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का आज मुकम्मल हुआ। 4 मार्च को उन्होंने हल्फ लिया था अपने ओहदे का। इस सारे 1 साल को अगर रिव्यू करें तो जो तनकीद तहरीक इंसाफ पर होती है वो ये थी कि जो चैलेंज आपने पोज करना था गवर्नमेंट को, एहतजाज करने की जो आपने बात की थी, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अभी तक अचीव नहीं कर पाया। और गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि 2015 के बाद से सबसे कम महंगाई आज इस पॉइंट पर हम ले आए हैं। सो पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने गेन कर लिया अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल। आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पर कि इस 1 साल में जो आपने अपोजिशन की वो इफेक्टिव साबित नहीं हुई? मैं सबसे पहले, मैं इस पे कमेंट करने से पहले मैं इख्तियार वली साहब को समझाऊंगा, जब वो इंसान की बात करते हैं ना तो उनको गालिब का एक शेर आना चाहिए कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो अगर आप समझ जाएं कि इंसान किसको कहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मैं जो बात कर रहा था ना वो जरा इंटेलेक्चुअल बात थी, वो शायद आपको समझ ना आए। चले आगे चलते हैं यार। एक तो आपको इंटेलेक्चुअल साल की बात कर दी, बहुत शौक है आपको दानिश्वर। मैंने आपको रेफरेंस के साथ बता दिए कि इंसान का मतलब क्या है, ठीक है ना? ठीक, मैंने रेफरेंस के साथ बता दिया, थोड़ी सी समझ बूझ अच्छा और ठीक है ना, फिर आपको पता चलेगा। कोशिश करें, अल्लाह से रुजू करें। अब बात करते हैं 1 साल की कारकर्दगी के। देखिए इख्तियार वली साहब, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर लें ताकि मैं बात कर लूं, ठीक है? आप कंटिन्यू करें। अगर आप अपने मुंह से गंदे अल्फाज और अपनी बदबू बंद करें तो आराम से बैठ। चलें इख्तियार साहब, लेट हिम कंप्लीट। 1 साल का ना, देखिए ना, आपको तो पता है ना, आप अभी परवेज खटक के साथ बैठे मजे करें, ठीक है? चले सवाल पर आ जाए हुमायूं साहब। परवेज खटक तुम्हारा बॉस था। परवेज खटक तुम जैसे लोगों को सब सवाल पर आ जाए, उगा के लाया था, तुम उसके खिलाफ क्या? अभी इसको चुप कराएंगे या इसका माइक बंद कर दे ताकि मैं बोल लूं? चले हुमायूं साहब, आप सवाल पर आ जाए ना, आप क्रॉस टॉक करेंगे फिर वो एस्केलेट होती रहेगी। जी, ये देखिए ना, आपको जवाब तो मिलता रहेगा, तरीका होता है, अपनी बात पे आ जाए। मैं अग्री करूं ना करूं, मैं खामोश रहता हूं, ठीक, लेकिन ये दरमियान में खामोश नहीं रहते। अगर आपने इस तरह करने तो नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझे इनके साथ ना बुलाया करें। जी हुमायूं साहब, तो इनको बोले ना, या इतना मौकफ देना, मेरा नाम लेके अगर ये पुकारेंगे। देखिए, अगर इन्होंने बोलना है तो मैं उठ के चला जाता हूं, अगर इन्होंने बोलना है मैं उठ के चला जाता हूं। अगर ये खामोश नहीं रह सकते तो मुझे इस प्रोग्राम में आने का कोई फायदा नहीं है। मेरे सवाल पर आ जाइए, मैं उनको टाइम दे दूंगा, आप मेरे सवाल को एड्रेस कर लें काइंडली। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, 1 साल में हुआ क्या है। 1 साल में आप ये देख सकते हैं कि अगर हम देखें, ये जो कहते हैं ना कि ये महंगाई कम तरीन हुई है, महंगाई कोई कम नहीं हुई है, सिर्फ स्पीड कमी है, वो भी 2 महीनों में हुई है। ओवरऑल 1 साल में जो थी ना, आज भी इनकी जो इन्फ्लेशन है वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से ज्यादा थी। इनके पूरे 1 साल का 12% था। आपको पता है ये एग्रीकल्चर कंट्री है, आपको पता है इस वक्त वीट की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो 11% कम हुई है। तकरीबन $1 बिलियन के हिसाब से इन लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इन लोगों ने शुरू में इसको चेक ही नहीं किया था। $7 बिलियन जो ये ले रहे हैं 3-4 सालों के, उनमें से $1 बिलियन तो ये उसमें कर देंगे। आपको पता है कॉटन की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 50+ % कम हुई है। आपको पता है कि जो चीनी की जो ग्रोथ है या चीनी की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 25% कम हुई है। आपको पता है कि महंगाई जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से तकरीबन दुगनी पे पहुंच गई है। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से दुगनी में पहुंच गई है। आपको पता है कि पॉवर्टी जो है वो कितनी ज्यादा हो गई है। आपको पता है इन लोगों ने क्या जुल्म किया है पाकिस्तान में या दुनिया में। जो पॉवर्टी लाइन से किसी खानदान को नीचे लेकर आते हैं उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक शॉक्स। इकोनॉमिक शॉक्स में जो सबसे बड़ा शॉक होता है वो हेल्थ शॉक होता है। वो 50% ऑफ ऑल द इकोनॉमिक शॉक्स में आता होता है। सही। इन लोगों ने उस अवाम के जो हेल्थ कार्ड थे इन्होंने वो बंद कर दिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 50% पॉपुलेशन को आपने हेल्थ शॉक से बचा लिया था कि वो पॉवर्टी से नीचे ना जाए। ठीक है,
ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में टोटल 3.5 सालों में, टोटल 3.5-4 सालों में 2.5 लाख बंदा इस मुल्क से बाहर गया है। इनके 2.5 साल 3 साल के दौर में तकरीबन 20 लाख के करीब बंदा मुल्क छोड़कर चला गया। इन लोगों की वजह से वो मुल्क छोड़कर क्यों गया है? जब चोर आएंगे, जब डाकू आएंगे, मुझे एक बात बताए, एक घर में डाकू चोर आ जाए, उस घर में रह सकते हैं? आप उस बिल्डिंग में रह सकते हैं? चले, मैं इसका रिस्पॉन्स ले लूं। इख्तियार साहब, एक तो इसको एड्रेस कर दें, और सेकेंडली जो परवेज खटक साहब वाली बात हो रही है, अब उसमें तो आपका जाती डिसएग्रीमेंट भी है ना आपकी पार्टी के फैसले से। आपने तो ये कहा मैंने कई साल उनसे बात भी नहीं की क्योंकि वो मेरे लीडर पे तनकीद करते थे। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो तो डिसअपॉइंट होंगे इससे। और ये 1 साल की परफॉर्मेंस की जो बात हुई, इसको भी हमारी परफॉर्मेंस ये है कि जब हम इक्तिदार से निकले, कभी भी महंगाई जो है वो 2-3 महीनों में नहीं आती, 4-6 महीनों में नहीं आती। आपके गलत को होते हुए और पब्लिक तक पहुंचने में उसमें चंद माह लगते हैं। लेकिन इन्होंने जो किया उसको भुगतना पड़ा फिर इस सूरत में, जब ये लोग कहते थे कि अब पाकिस्तान दिवालिया होगा, अब पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, अब पाकिस्तान सोमालिया बन जाएगा और अब ये मुल्क नहीं रहेगा, हमने सारी इकोनॉमी को अंडरमाइन कर दिया है, और एलसीआई नहीं खुल रही है, महंगाई की शरह 36% पे पहुंच चुकी है। ये सारा इनका किया धरा था। और इनकी पुअर पॉलिसी ये थी, इनकी मिसमैनेजमेंट का आप अंदाजा करेंगे। इनके पास सियासत को ये क्या समझते थे, कोई कहां से उठ के आ गया, कोई कहां से उठ के आ गया। सारी पार्टियों का कचरा इकट्ठा करके पीटीआई बनाई गई, जनरल फयाज, जनरल बाजवा वगैरह वगैरह ने, और उनको बना के इमरान खान को लगे जी एक मौका जी खान को देना चाहिए, तब्दीली ले आए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर कहते थे कि जी हम 1 साल में आपको ये मुल्क जो है तो खड़ा करके दिखाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, कहीं से कर्जा नहीं लेंगे। फिर हुआ क्या? पाकिस्तान के कर्जों को दुगना करके चले गए। और हुआ क्या कि जब ये कहते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, उस नया पाकिस्तान की एक झलक दिखा दें। ये 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे और 50 लाख घर, 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार और बेघर छोड़कर गए हैं। और ये आज तक जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये उसी का शाखसाना है। हमने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को $17.5 अरब पे पहुंचा दिया, एलसीए खुल रही है। और महंगाई शॉर्टली वो परवेज खटक साहब के सवाल पे रिस्पॉन्ड कर दें। महंगाई 1.5 पे आ चुकी है और इस वक्त मुल्क की डायरेक्शन इकोनॉमी की सेट हो गई है। परवेज खटक की बात मैं उसके खिलाफ बोल सकता हूं, ये भाई नहीं बोल सकते। अच्छा। क्योंकि इनको तो वो बॉस रह चुके हैं, इनको तो वो कल तक बॉस है, ये तो उनको डिफेंड किया करते थे। और मैं उस वक्त भी कहता था कि परवेज खटक चोर है। परवेज खटक जो है उसने करप्शन की है। मेरे लीडर के खिलाफ उसने हतक आमेज गुफ्तगू की, गाली दी जलसों में, उसके खिलाफ नारे लगाए। उसको मैं बिल्कुल उसके साथ डिसएग्री करता हूं। व्हाटएवर द रिजल्ट विल एंड व्हाटएवर द रीजन इज, ठीक है, तो मैं उसको सही। साद रसूल साहब, अब आपने पार्टी ओपिनियन तो सुन ली इस 1 साल के ऊपर, लेकिन न्यूट्रली स्पीकिंग आपका इस पर क्या नैरेटिव है कि ये जो 1 साल गुजरा, इस पर तनकीद भी हुई कि 26वीं आईनी तरमीम, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, इसके अलावा पॉलिटिकल स्पेस का कम होना, जर्नलिज्म की स्पेस कम होना, इसको किस तरह देखें हम बैकड्रॉप में? और शहबाज शरीफ साहब को जो चैलेंज अपोजिशन ने करना था वो नहीं कर पाई, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वो जो हुकूमत पेंट कर रही है इमेज के हमने इकॉनमी को सस्टेन करवाने में हेल्प किया और पाकिस्तान एक टेक ऑफ स्टेज पे आ गया है, महंगाई इतनी कम हो गई है, 2030 में हम G20 का पार्ट बन जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इस 1 साल को जो गुजरा है? सर, हम तो चाहते हैं कि 2025 में हम G20 का पार्ट बन जाएं। मैं इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं, तो मैं नहीं, मुझे तो लगता है कि महंगाई ज्यादा हुई है और बज़ाहिरन लगता ये है लोगों को देख के कि उनके हालात पहले से खराब हो गए। लेकिन मैं इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं लेकिन जो कानून के हद तक जो आपने बात की उस पर जरूर आपकी इजाजत से दो जुमले कहना चाहता हूं। इस पिछले साल में कम से कम 3 या 4 ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे बज़ाहिरन बतौर कानून का एक तालिब इल्म, कानून का एक अदना सा तालिब इल्म, मुझे लगता है कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस किसी भी माजी की जमहूरी हुकूमत के 12 महीने की परफॉर्मेंस से कानून में खराब रही है। अच्छा। हाँ, आमरीत में ऐसी हुकूमतें शायद जरूर आई हों जिनसे हम मुकाबला कर सकते हों, लेकिन जमहूरी हुकूमत के 12 महीने की परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करें पिछले 12 महीने से, तो मैं आपको 3-4 चीजों की तरफ निशानदही कर दूं।
जब उमर अता बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सादिर किया कि मखसूस टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए, और वो फैसला एक इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पीरियड के अंदर इफेक्टिवली नहीं माना गया, तो हमने सोचा कि क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट है तो इसकी जमहूरी कोई साख नहीं है, शायद ये वन ऑफ चीज हो। आगे से काजी फाइसा साहब आए, इलेक्शन हो गया, सब लोगों ने उस बात को स्वॉलो कर लिया, किसी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन हमने सोचा कि वन ऑफ चीज थी। इस पिछले साल में हमने देखा कि जमहूरी हुकूमत ने 12 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 3 क्लैरिफिकेशंस के बावजूद इंप्यूनिटी से नहीं माना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रोबेबली लोएस्ट मोमेंट था। दूसरी बात, हमने देखा कि 26वीं तरमीम के अंदर जो जुडिशल इंडिपेंडेंस को, मेरी नाकिस राय में जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की साख को जितना नुकसान पहुंचाया गया, 2 बुनियादी चीजों की वजह से। एक ये कि अब से पहले माजी में कम से कम 1996 से अल जिहाद ट्रस्ट के बाद से अब तक कभी ऐसे नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे आप नीचे से किसी को पिक कर लें। हाँ, हाई कोर्ट्स के अंदर इस तरह की कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स थी, लेकिन आईने पाकिस्तान के अंदर भी तहरीर शुदा था। प्रिंसिपल भी ये था जब आईने पाकिस्तान में तहरीर नहीं भी था कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाते हैं। हमने देखा कि एक ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी हुकूमत की मेजॉरिटी थी, उसने सीनियर मोस्ट को बगैर किसी वजह साथ मेरे पास ना वक्त बहुत महदूद है। आप ये कमेंट कर दीजिए फाइनली कि मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो आपने बताया कि जुडिशल जो रिफॉर्म्स के नाम पे हुकूमत ने किया, यह सब कुछ पीटीआई ईद के बाद या ये अलायंस जो बनने जा रहा है, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगी या आपको लगता है फ्यूटाइल एफर्ट है ये शॉर्टली? देखिए, अगर एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस बना तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत पे बड़ा प्रेशर होगा। मेरी इसमें दुआ ये है कि प्रेशर क्रिएट हो या ना हो, क्योंकि ये तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, जो ऑपोजिशन में है वो भी पाकिस्तानी है, जो हुकूमत में है, इदारों में है, वो भी पाकिस्तानी है, कि किसी भी प्रोटेस्ट या कशीदगी के बगैर अगर मिल बैठ के सियासतदान और रियासत के इदारे, दीगर लोग कुछ मसले सॉल्व कर लें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और ये करने के लिए अगर ऑपोजिशन का एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस बन जाए तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन बैठकर बात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोमन साहब, इख्तियार वली साहब, साद रसूल साहब। तो एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत की बात करें तो हुकूमत की तरफ से जो टैक्स कलेक्शन के दावे और जो टारगेट सेट किए गए, उसके बहुत से लोगों ने इम्प्रैक्टिकल कहा। ये कहा कि ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। जिस तरह से 12,970 अरब रुपए हदफ था टैक्स कलेक्शन का, लेकिन उसमें से सिर्फ 7,346 अरब रुपए FBR की तरफ से वसूल किए गए, यानी कि जो शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन का वो 600 अरब रुपए के करीब है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको हुकूमत कैसे पूरा करेगी, ये चैलेंज अपनी जगह, लेकिन IMF का वफ़द भी पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है। मुज़ाकरात उनसे किए जा रहे हैं और फिर ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं जो सैलरीड क्लास है उस पर मज़ीद बर्डन ना डाल दिया जाए, या फिर जिन सेक्टर्स में रिफॉर्म की बात की जा रही थी, जिस तरह से ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी है या इस तरह की दीगर पॉलिसीज़ हैं, उसको भी IMF की तरफ से अपोज़ किया जा रहा है। तो किस नौयत की नेगोशिएशन होगी और किन टर्म्स के ऊपर अब नेक्स्ट बेल आउट पाकिस्तान को मिलेगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यूसुफ नज़र साहब मौजूद हैं, माहिर हैं मौशी अमूर के। शुक्रिया आपके वक्त का। यूसुफ साहब, 1 साल मुकम्मल हो गया हुकूमत को और शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि 2015 के बाद से महंगाई की शरह सबसे कम हो चुकी है। आपको लगता है कि ये ट्रांसलेट भी हुई है अवाम तक, उनकी परचेजिंग पावर में भी कुछ इजाफा हुआ है, या आदादो शुमार सिर्फ ये सुपरफिशियल है? देखिए, अभी तक जो शरह महंगाई है वो तकरीबन 5.8% है, जो एवरेज है जुलाई से लेके फरवरी तक। तो जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही थी उसमें उसकी रफ्तार में तो कमी आई है, लेकिन महंगाई में कमी नहीं आई है। और इससे पिछले 2 सालों में महंगाई जो थी वो 26-27% जो एवरेज था सालाना, उससे बड़ी थी। तो उस लिहाज से लोगों की आमदनियां तो नहीं बढ़ी हैं और पाकिस्तान में शरह गुर्बत में इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक कोई 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गरीब हो गए हैं। तो लोगों की हालत में तो कोई फर्क नहीं आया है। हाँ, ये है कि माशी इस्तेकाम आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सचेंज रेट बेकाबू हो गया था और महंगाई की जो थी वो 38% तक गई थी, वो अब बहुत काबू में आ चुकी है। मतलब वो फ्री फॉल जो थी इकोनॉमी की, उसको कंट्रोल किया। अभी ये टेक ऑफ स्टेज जिसकी बात की जा रही है उस पर हम नहीं है अभी।
मेरे ख्याल से टेक ऑफ स्टेज तो बहुत दूर है और शायद ना भी हो। अच्छा, लेकिन ये जरूर है कि जो फ्री फॉल में थी, जैसे कि आपने कहा, और ये अच्छा लफ्ज है, वो रुक गया है। और अब देखना ये है कि हुकूमत की जो है पॉलिसीज क्या होती है, इसलिए कि ये जो फ्री फॉल है इसका बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी से नहीं है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि 2022 के जो मार्च अप्रैल जो मई का महीना था, उसकी जो ऑयल प्राइसेस थी और जो गंदम की जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी, वो आज उसमें 40% कमी आ चुकी है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स रखे गए, लोगों ने कहा बहुत एम्बिशियस हैं, 12,970 अरब का टारगेट था और पहले 8 महीने में 601 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है टैक्स कलेक्शन में। ये मसला कैसे हल हो सकता है? देखिए, एक तो वजह यह है कि जो हमारे टारगेट्स थे तकरीबन उसमें कोई 40% इजाफा दिखाया गया था जो टारगेट के लिहाज से, लेकिन उसका ताल्लुक शरह जो है महंगाई है उससे भी होता है। जब वो ये था कि मुमकिन है महंगाई 26% रहे, लेकिन अब चूंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो तकरीबन 5.8% पे आ चुका है, तो ओवरऑल रेवेन्यूज में इजाफा हुआ तो है, लेकिन जो बजट था उसके लिहाज से नहीं हुआ है। तो ये जो टारगेट्स होते हैं इसका ताल्लुक जो है इन्फ्लेशन रेट से भी होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट में बहुत बड़ी कमी वाक़ई हुई है और इस वजह से यकीनन इसमें जो हुकूमत की जो टैक्स कलेक्शन की कारकर्दगी है वो तो इतनी कोई मुतासिर कुन नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रिटेल ट्रेड हो या दूसरी चीजें हों। लेकिन हुकूमत ने मुख्तलिफ ज़राए से जो है अपने जो ओवरऑल रेवेन्यूज हैं वो उसमें इतना इजाफा जरूर कर लिया है कि हमारा जो जिसे कहते हैं प्राइमरी सरप्लस, वो अब सरप्लस हो गया है। अच्छा। लेकिन उसकी भी जो सबसे बड़ी वजह है, मैं एक जुमला मुकम्मल कर लूं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं। चलें, इसके अलावा जो PMLN की जब भी हुकूमत आई है हिस्टोरिकली, तो वो प्राइवेटाइजेशन के सबसे बड़े हामी हुआ करते हैं। इस बार भी उन्होंने ये कहा था कि निजकारी पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डिस्कोर्स के हवाले से उन्होंने बात की और जो IPPs थे उनसे रीनिगोशिएशन कर ली। आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे भी हुकूमत ने कुछ अचीव किया है या फेल हुई है अपने ऑब्जेक्टिव्स में? वैसे अगर मैं ईमानदारी से काम लूं तो प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। PIA की मिसाल आपके सामने है। इसमें असल में जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको रिव्यू करने की जरूरत है और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को भी। बदकिस्मती से हुकूमत इस मामले में नाकाम नजर आती है। मेरी नाचीज राय में वो इस समझने में कि नाकाम रहे हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और इस वजह से है मुझे फिलहाल तो कोई उम्मीद ज्यादा नहीं है कि वो प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे जो है कोई इसमें मजीद पेशरफ्त होगी। और IPPs के हवाले से जो कहा जाता है कि मुआहदे मनसूख हुए हैं, उससे कुछ फ़ायदा हुआ है या सिर्फ पहले बताया जा रहा था कि ये मसला हल होगा तो बिजली के सारे प्रॉब्लम्स और ये हुकूमत का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा? वो सारी जो एनालिसिस थी वो थी गलत। जिन IPPs को टच किया गया है वो बहुत ही एक कलील जो है मतलब परसेंटेज है, 20% या 15%, तो उसको यकीनन उसमें बहुत जोर लगाया गया है। थोड़ी बहुत कमी भी अचीव दिखाई गई है, लेकिन उससे कोई वाज़ेह फर्क नहीं पड़ सकता जहां तक ताल्लुक है बिजली की कीमतों का। इसलिए कि सबसे बड़ा जो मसला है वो चाइनीज का है, IPPs का। उसके लिए हमने दरख्वास्त भी की चाइनीज गवर्नमेंट से कि तकरीबन जो $15 बिलियन का एनर्जी से मुतालिक जो कर्जात हैं उसमें कोई फाइलिंग की जाए, उसमें कोई मोहलत दी जाए। लेकिन अभी तक हुकूमत जो है वो चाइनीज से कोई फेवरेबल ट्रीटमेंट लेने में नाकाम रही है। मतलब इन और जहां तक ताल्लुक है जो, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप। जी कहीं तो जो गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं उसमें जो बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो कर्जात का है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इन कर्जात का बोझ जो है सारे लोग अवाम उठाएं, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो दरमियानी तबके के हों, या इसका बोझ जो है ज्यादा हमारी अशराफिया पे डाला जाए। ठीक है, मतलब 1 साल की अगर इस रिव्यू की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन पे आपने कहा हुकूमत नाकाम हुई, और दूसरी चीज़ ये कि महंगाई बढ़ने की शरह कंट्रोल हो गई लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ नज़र साहब हमारे मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।